हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध। इस पिछले वीडियो में हमने मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक के आधार पर शासन व्यवस्था के बारे में जाना था। इसमें हम चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक के आधार पर वर्णित शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के वर्णित शासन व्यवस्था के बारे में जाना था। अब इसमें हम चाणक्य के बारे में जानेंगे कि उसके विचार से इनके जो शासन व्यवस्था थे तो इनको कैसा लगा कि उनका शासन व्यवस्था था, कैसे कैसे वो शासन करते थे, उसी के हिसाब से इस वीडियो में बताया जाएगा। ऐसे पिछले वीडियो में भी हमने बताया था मेगास्थनीज के विचारों पर कि मेगास्थनीज कैसे सोचता था कि चंद्रगुप्त कैसे शासन करते थे। उसी के हिसाब से वो अपने पुस्तकों मतलब इंडिका में उसने लिख दिया। तो अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं या फिर उसके पहले वीडियो जिसमें चंद्रगुप्त के जीवन तथा उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध में अब हम अर्थशास्त्र यानी चाणक्य, कौन थे चाणक्य? अमात्य थे चाणक्य मतलब प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या अमात्य चाणक्य, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यानी इनका रियल नेम विष्णुगुप्त था, इन चाणक्य भी कहा जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं पुस्तक में ये लिखा हो कि कौटिल्य के आधार पर तो आप घबराने क्योंकि उन्हीं का नाम है, या विष्णुगुप्त लिखा हो तो घबराने क्योंकि उन्हीं का ही नाम है ये। तो चलिए हम इनके शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। सबसे पहला इन्होंने केंद्रीय शासन के बारे में बताया था। इन्होंने केंद्रीय इन्होंने सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में बताया। केंद्रीय शासन यानी केंद्र मतलब जो इनकी राजधानी है वही इनका केंद्र, मतलब इनके पूरे साम्राज्य केंद्र इनकी राजधानी पर निर्भर करता है। तो वहाँ का कैसा शासन था, अब इसके बारे में ये विष्णुगुप्त यानी चाणक्य बता रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो केंद्रीय शासन के जो प्रधान सम्राट थे, केंद्रीय शासन के प्रधान सम्राट थे, उनके तीन प्रमुख कार्य थे। पहला है शासन, दूसरा है सैनिक के बारे में और तीसरा है न्याय। मतलब पूरे साम्राज्य के मतलब मौर्य साम्राज्य के जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो मतलब इनकी खाली इन्हीं के राज्य के बारे में, वो सभी के राज्य के बारे में, क्योंकि इनकी पुस्तक जो है वो अगर कोई राजा पढ़ लिया, कोई राजा इनकी पुस्तक पढ़ लिया तो वो बहुत बढ़िया से शासन कर सकता है, बहुत बढ़िया से शासन कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि केंद्रीय शासन में तीन प्रमुख कार्य होते हैं। केंद्रीय शासन में तीन प्रमुख कार्य मतलब पूरे साम्राज्य में तीन प्रमुख कार्य करने होते हैं। पहले शासन को संभालना यानी केंद्रीय शासन जिसे शासन संबंधी भी कहते हैं, यानी शासन संबंधी सब कुछ कार्य करना, न्याय संबंधी सब कुछ कार्य करना और सैन्य संबंधी सब कुछ काम करना। तभी वो साम्राज्य बहुत ही मजबूत हो, सुदृढ़ या विशाल होगा। क्योंकि अगर आपका शासन संबंधी सब कुछ ठीक है, न्याय संबंधी सब कुछ ठीक है या फिर सैनिक संबंधी कार्य सब ठीक है, तो आपका साम्राज्य सबसे विशाल साम्राज्य बन जाएगा और आप सबसे ताकतवर राजा बन जाएंगे। इनके कहने का मतलब शासन संबंधी में यानी जैसे देखभाल करना या फिर कोई परियोजना लागू करना। जैसे अगर नदी में बाढ़ आ गई है तो उस बाढ़ को कैसे मतलब वहाँ के जो आसपास के गांव के लोगों को उनकी मदद करना, ये सब शासन के अंदर आ गया है। न्याय संबंधी अगर किसी के साथ कोई गलत हो गया, जैसे कोई चोरी कर लिया है तो उसको न्याय देना, उचित न्याय देना और अपराधी को दंड देना, तो ये न्याय संबंधी होगा। सैनिक संबंधी या सैनिक कार्य तो इसमें जैसे कोई अगर राजा हमला कर दिया तो सैनिक के पास पूरे हथियार नहीं है, तो सैनिक को हथियार प्रदान करना और सैनिक को सुसज्जित मतलब एकदम परिपक्व रखना
कि उन्हें कोई अगर उनके सेहत में खराबी है तो उनको जल्दी से जल्दी उपचार करना। ऐसे अगर रहा तो मतलब पूरे नगर में खुशहाली रहेगी, पूरे साम्राज्य में खुशहाली रहेगी। और वो केंद्रीय शासन मतलब जो केंद्र का राजा होगा वो बहुत ताकतवर रहेगा और उसका साम्राज्य सबसे विशाल रहेगा, उसका शासन सबसे विशाल रहेगा। तो इसमें कौटिल्य ने क्या कहा है कि केंद्रीय शासन, अभी हमने बता दिया कि केंद्रीय शासन को मजबूत करने के लिए 3 कार्य होने चाहिए, एक शासन संबंधी और एक न्याय संबंधी और एक सैनिक कार्य। ये पूरे साम्राज्य पे भी लागू करता है और राजधानी पे भी लागू करता है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि राजा को सलाह देने के लिए 3-4 अमात्य होना जरूरी है, यानी 3-4 मंत्रियों का होना जरूरी है, 3-4 मंत्रियों का होना जरूरी है। इसमें से सैनिक मंत्री होना चाहिए, वित्त मंत्री होना चाहिए और साथ में प्रधानमंत्री भी होना चाहिए और कोई एक और मंत्री होना चाहिए। मतलब 3 ये प्रमुख हैं और 3 से 4 अमात्य होने चाहिए, या फिर आप इसे और ज़्यादा रख सकते हैं। ये अष्टदिग्गज वाला काम कर सकते हैं, 8 मंत्रियों का समूह है जो बहुत पावरफुल वाले। तो ऐसे रहे तो इसका भी है बहुत महत्वपूर्ण कि अगर आपके 8 रहेंगे तो आपका साम्राज्य और विशाल होगा, लेकिन कम से कम 4 अमात्यों का होना इनमें जरूरी ही है। तो इन्होंने कहा कि अगर आपके जो अमात्य की संख्या अगर ज्यादा होगी तो आपको 2 बहुत ही प्रमुख पदाधिकारियों वाले अमात्य रखने चाहिए, 2 पदाधिकारियों वाले अमात्य रखने चाहिए, जिनमें से पहला है प्रधान सन्निधाता, पहला है प्रधान सन्निधाता और दूसरा है प्रधान सन्निधाता और दूसरा है समाहर्ता। प्रधान सन्निधाता और दूसरा है समाहर्ता। तो प्रधान सन्निधाता कौन होता है और समाहर्ता कौन होता है, इसके बारे में आप जानेंगे कि जो प्रधान सन्निधाता होता है वो राजकुटुंब यानी राजवंश का प्रबंधक होता है, यानी पूरे जैसे राजा को छोड़ दीजिए, कोई एक पहला पदाधिकारी का अमात्य हुआ तो वो पूरे राजवंश यानी पूरे आप मान के चलिए राजकुटुंब यानी पूरे जो राजा के वंशज हैं, राजा के पूरे विरासत या फिर उसके संबंधी लोग हैं, वैसे लोग तथा उनके हितकारी लोग का ये प्रबंधक होगा कि उनको अगर कोई भी दिक्कत हुई तो इनको उनके लिए कुछ भी करना होगा। अगर उनको किसी चीज़ की दिक्कत हुई तो उसके लिए इन्हें व्यवस्था करनी होगी। अब दूसरा कौन है, समाहर्ता। समाहर्ता कौन होते हैं, समाहर्ता जो चुंगी कर को इकट्ठा करने वाले होते हैं, यानी जो चंदा दान वाले होते हैं उन सबको इकट्ठा करने वाले ये प्रधान होते हैं। और ये इस चीज में सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी यानी सर्वोच्च अधिकारी है ये। तो अब इनकी पुस्तक किनकी पुस्तक, विष्णुगुप्त की पुस्तक, क्योंकि इनका रियल नेम विष्णुगुप्त ही है, इसलिए हमने विष्णुगुप्त नाम लिया है। विष्णुगुप्त के पुस्तक अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में 8 पदाधिकारियों का होना जरूरी है, 8 पदाधिकारियों का होना जरूरी है।
जिनमें से पहला होता है मंत्री, इनके 8 पदाधिकारी। आठ पदाधिकारी, 8 पदाधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 पदाधिकारी के बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला कौन होता है? मंत्री। दूसरा कौन होता है? पुरोहित। पहला होता है मंत्री और दूसरा होता है पुरोहित। तीसरा होता है सेनापति। तीसरा होता है सेनापति। अभी इन सब के बारे में हम डिटेल से आप शॉर्ट फॉर्म या डिटेल से आपको इन 8 पदाधिकारी के बारे में जानेंगे। चौथा होता है युवराज। ये 4 पदाधिकारी हैं और 4 और पदाधिकारी। ये पहला मंत्री, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति, चौथा युवराज और पांचवा कौन होता है? जिसे दैवारिक। चौथा पांचवा होता है दैवारिक। पांचवा कौन होता है? दैवारिक। ये आपको नाम अटपटा सा लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन इसके बारे में हम आपको बता देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो होता है दैवारिक। और छठवा होता है, छठवा होता है दैवारिक। छठवा होता है अंतर्वैशिक। नैवैरिक। देखिए अंत नैवैरिक, अंत नैवैशिक होता है। अंत नैवैशिक। देखिए इन लोग का नाम बहुत अटपटा सा है, तो इसमें आपको जानने में थोड़ी इन लोग की दिक्कत होगी। इन चारों के बारे में, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दैवारिक, अंतर्वैशिक जैसे लोगों के बारे में जानने में आपको बहुत सी दिक्कत होगी। सतवा होता है प्रशस्ता। प्रशस्ता। आठवां होता है समाहर्ता। ये जो अभी हम आपको बताएं यही है। लेकिन देखिए अगर आप इसके 8 पदाधिकारियों के बारे में जानेंगे तो आपको पूरे 8 पदाधिकारी नहीं बताए जाएंगे। आपको पूरे 8 पदाधिकारी नहीं, आपको 8 पदाधिकारियों से कुछ ज्यादा ही बता दिए जाएंगे। जैसे आपको पूरे पूरे 23 अधिकारियों के बारे में बताएंगे। 23 अधिकारी के बारे में बताएंगे। इसमें कुल आपको 23 अधिकारी के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको 8 अधिकारी के बारे में जानना है, तो आपको 8 अधिकारी के बारे में जानेंगे जो कि क्रमानुसार है। क्रमानुसार है। तो समाहर्ता हो गया। उसके बाद आता है जो यहाँ पर लिखा है प्रधान सन्निधाता। प्रधान सन्निधाता। लेकिन आपको ये समाहर्ता और सन्निधाता जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हमने पहले इसको बता दिया। तो उनके जगह पे हमने किसी और को, जैसे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नायक। प्रतिष्ठा तथा नायक कितने हो गए?
चार, चार आठ नौ, नौ हो गए हैं। तो आप कृपया सर आप इन नौ ही के बारे में जान लीजिए, या फिर एक और आप इंक्लूड कर लीजिए, एक और इंक्लूड कर लीजिए, दुर्गपाल। दुर्गपाल, दुर्गपाल। तो 8 पदाधिकारी में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दैवारिक, अंतर, वैश्विक, प्रशस्ता, प्रतिष्ठा, नायक, दुर्गपाल। तो इनमें से हमने 6, 4, 10, 10 के बारे में पढ़ लेते हैं। इनमें से आपको मंत्री को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंत्री कौन होता है? मंत्री की बहुत सारी कैटेगरी होती है। मंत्री होता है वो शासन को संभालने में राजा की मदद करता है। पुरोहित कौन होता है? जो कि राजा को सलाह देता है, ये सलाहकार हो सकते हैं। सेनापति होता है वो सैनिकों का प्रधान होता है। युवराज राजा का पुत्र, जो कि बाद में राजा की मृत्यु के बाद या के बाद राजगद्दी पे बैठे। उसके बाद दैवारिक होता है द्वारपाल का रक्षक, द्वारों का रक्षक। अंत वैश्विक मतलब होता है अंतपाल का रक्षक, अंतपुर या अंतपाल का रक्षक। प्रशस्ता क्या होता है? प्रशस्ता, प्रशस्ता का मतलब होता है, मतलब पुलिस विभाग का अध्यक्ष को प्रशस्ता कहते हैं। प्रतिष्ठा क्या होता है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा होता है फौजदारी का मुख्य न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहते हैं। न्याय क्या होता है? जो न्याय देता है, न्याय। दुर्गपाल होता है जो दुर्ग, यानी अभी हमने कल आपको वीडियो में बताया था दुर्ग क्या होता है, तो उसका रक्षक होता है ये दुर्गपाल करके। एक मतलब सैनिक। अच्छा, तो चलिए अब चलिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको जो विषुवत अर्थशास्त्र के बारे में हम आपको इसमें 2 इंच के बारे में बताएंगे। बाकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से समझा देंगे। तो हम प्रांतीय शासन के बारे में जान लेते हैं। प्रांतीय शासन, देखिए देश को 4 भागों में बांट गया है। प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन तो देश को 4 भागों में बांटा गया है, साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको स्थानिक के नाम से बुलाया जाता है, जिसको स्थानिक के नाम से भी बुलाया जाता था उस समय। स्थानीय में 5 से 10, स्थानीय में 5 से 10 गांव होते थे, और 1 से 2 से 3 से 4 से महानगर या नगर होते थे। और जिनको जो चलाता था गांव के, जो मतलब जो ग्राम के 10, जैसे एक ब्लॉक नहीं होता है, जैसे एक ब्लॉक होता है, जैसे किसी में कई जिले होते हैं तो उसको ब्लॉक अधिकारी बोलते हैं। तो वैसे ही मतलब प्रांत में जो 10-5 गांव होते हैं उनको चलाने वाला को गोप कहा जाता है। गोप ये संरक्षक कहा जाता है। और प्रांतीय प्रांतियों के विभाजन में निम्नलिखित ढंग भी, बहुत सारे ढंग होते हैं। जैसे जनपद होता है, जनपद यानी प्रांत के अंतर्गत भी बहुत सारे विभाजन होते हैं। जैसे पहला होता है जनपद, जनपद यानी जिला, जनपद यानी जिला। दूसरा होता है स्थानिक, स्थानीय, स्थानीय मतलब कहीं का निवास, कोई निवास वाला एरिया होगा। तीसरा ग्राम यानी गांव, जो मतलब स्थानिक होता है वो 800 गांव का सम्मिलित जगह होता है, 800 गांव का सम्मिलित जगह। यानी जो जनपद होता है उसमें 8 से 10 गांव होते हैं। बाकी जो एक प्रांतीय एरिया होता है उसमें बहुत सारे गांव होते हैं। उसके बाद द्रोणमुख, जिसमें 400 गांव होते हैं, जिसमें 400 गांव होते हैं। और उसके बाद होता है खारटिक, जिसमें 200 ग्राम होते हैं, 200 ग्राम होते हैं। उसके बाद संग्रहण, जिसमें 100 ग्राम होते हैं। उसके बाद ग्राम यानी सबसे छोटी इकाई। तो आप जान गए कि प्रांतीय शासन में जो विभाजन है, पहला जनपद आ गया, फिर स्थानीय आ गया जिसमें 800 ग्राम होते हैं, फिर उसके बाद द्रोणमुख आ गया जिसमें 400 होते हैं। उसके बाद खारटिक हो गया,
जिसमें 200 ग्राम होते हैं। उसके बाद संग्राम होता है जिसमें 100 ग्राम होता है। उसके बाद ग्राम, ग्राम मतलब गांव, ग्राम मतलब गांव। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला होता है जनपद, दूसरा होता है स्थानीय, तीसरा होता है द्रोणमुख, चौथा होता है देखिए स्थानीय, स्थानीय द्रोणमुख, उसके बाद खारवेटिक, खारवेटिक, उसके बाद संग्रहण, उसके बाद ग्राम। जनपद यानी जिला। अब जिले में बहुत से गांव हो सकते हैं। स्थानीय जिसमें 800 ग्राम होते हैं, 800 गांव। इसमें 400 गांव। इसमें 200 गांव। इसमें 100 गांव। और ये ग्राम यानी गांव। एक जनपद जिला जिसमें बहुत सारे गांव भी होते हैं। स्थानिक में 800 गांव, द्रोणमुख में 400 गांव, खारवेटी में 200 गांव, संग्रहण में 100 गांव, ग्राम में 1 गांव। ग्राम यानी गांव होता है, ग्राम को आप गांव कह सकते हैं। और अब इसमें हम नगर नगर शासन के बारे में जानेंगे। नगर शासन में, नगर में भी आप प्रांतीय जान गए हैं तो आप नगर के बारे में जानेंगे। नगर, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम इसे अगले वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध यानी कौटिल्य के आधार पर शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो नगर शासन में बहुत से, जैसे प्रांतीय शासन में का विभाजन होता है, वैसे नगर शासन में बहुत सारा विभाजन होता है। जिसमें स्थानिक होते हैं, स्थानिक उसमें 10, 20 या 30 गांव का कुटुंब होता है। 10, 20, 30 गांव का कुटुंब होता है जिसको कौन संरक्षित करता है, कौन उसका प्रधान होता है, उसे गोप कहेंगे। जैसे इसमें गोप वैसे इसमें भी गोप, इसमें गोप वैसे इसमें भी गोप। तो लेकिन जो गोप रहता है उसी के द्वारा हर बार जनगणना का हिसाब रखता है। यानी गोप के द्वारा ही हर साल जो जनगणना का होता है वो हिसाब रखता है। और विदेशियों या सार्वजनिक यानी इम्पोर्टेंट स्थानों का निर्माण करवाता है। विदेशियों के लिए स्थानों का निर्माण करता है, विदेशियों का देखभाल भी करता है। ये अग्नि से बचने का प्रबंध भी कराता है, अग्नि से बचने का या बचाने का प्रबंध कराता है। जैसे किसी के घर में आग लगी या कहीं पे आग लग गई तो उसको बचाने का प्रबंध करेगा, कहीं से पानी का प्रबंध होगा। ये कैदियों को कारागार से मुक्त करना, ये सब काम गोप का होता है। गोप का कौन कौन सा काम होता है? विदेशियों की संरक्षा, कैदियों की कारागार से मुक्त करना, सार्वजनिक स्थानों को बनवाना, अग्नि से बचाने का प्रबंध करना, जनगणना का हिसाब रखना, ये सब गोप के काम होते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।